हम लोग पाठ 3 के नेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट से आज देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा अयस्क का समृद्धिकरण। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में अनेक अशुद्धियाँ, मिट्टी के कण इत्यादि उपस्थित होते हैं। जब इसको अलग कर दिया जाता है तो उसे अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। बहुत सिंपल है, यानी पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में अनेक अशुद्धियाँ, मिट्टी के कण इत्यादि उपस्थित होते हैं। जब इसको अलग कर दिया जाता है तो इसे अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। ये भी आपको याद हो गया होगा। उसके बाद से देखिए, एक चीज़ आता है सक्रियता श्रेणी से धातुओं की अलग निष्कर्षण कैसे करेंगे। देखिए, मैंने बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद से जिंक, लोहा, लेड, कॉपर, कार्बन के उपयोग से इसको अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सिल्वर और जो सोना है प्राकृतिक अवस्था में ये उपस्थित होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं तो आता है एक सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। जैसे नीचे ये आ रहा है धातु, आप उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग 3 भागों में इसको अध्ययन करेंगे। नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे और ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें बता भी सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं काफ़ी अनभिक्रिया होती है। इन धातुओं की ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सिनबार यानी एजीएस, मरकरी पारद जिसको का एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरस ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। तो बस इसके ऑक्साइड को गर्म करते हैं तभी हमें ये धातु प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, यह है मर्क्यूरस सल्फाइड। ये वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापमान माने गर्म करते हैं तो ये मर्क्यूरस ऑक्साइड में बदल जाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। फिर इस मर्क्यूरस ऑक्साइड को या HgO को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन मरकरी और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। तो बहुत सिंपल था। उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो आता है उसका नाम होता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो आप बता सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन हुए, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु को सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। और जिंक के अयस्कों को भर्जन और निस्तापन के समय निम्नलिखित रिएक्शन होती है। देखिए, यह जिंक सल्फाइड है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जिंक कार्बोनेट है, देखिए निस्तापन का है, ये जिंक कार्बोनेट है, इसको गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। फिर इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें जिंक क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो मध्यम वर्ग के होते हैं उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो आपने देखा जिंक कार्बोनेट है, उसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। फिर ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाएगा। इस तरीके से हमें जिंक प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से देखिए, एक और इसमें है बचा हुआ है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण आप कैसे करेंगे। तो देखिए, बताते हैं कि अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इसके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि का ऑक्साइड को अपचयन कर इन्हें धातुओं से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक
क्रियाशील है। इन धातुओं को हम लोग विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड आवेशित पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है और अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए सोडियम है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया, ग्रहण किया तो सोडियम में बदला। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो यहाँ पर क्लोरीन +2 हो जाता है। और देखिए यही आपका है। अगर फिगर से समझना चाहते हैं तो हम लोग फिगर भी इसको बता सकते हैं। ये आपका 1 बिलियन होगा, जिसको भी अगर अलग करना है, जैसे कापर को अलग करना है तो कापर क्लोराइड के बिलियन इसके अंदर डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक कैथोड होगा, एक एनोड, एनोड प्लस में कैथोड माइनस में होता है। उसके बाद से विद्युत इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्ध एनोड होता है वह टूटना शुरू कर देता है और इस तरीके से हमें शुद्ध धातु आकर के प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ आपको बता देना है, बहुत ही सिंपल था आपका। उसके बाद से नेक्स्ट जब हम लोग बात पर चलते हैं तो कुछ और भी बातें आती है। अभी आपने देखा था निस्तापन किसे कहते हैं और इसका रिएक्शन, तो निस्तापन एक बार और बता देते हैं हम आपको कि जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। जिंक कार्बोनेट आपका है और जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। वर्जन में आपने देखा, वर्जन में आपका बता सकते हैं कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वर्जन कहते हैं। जिंक सल्फाइड है और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसके बाद से एक और चीज़ आता है अपचयन। अपचयन के बारे में कोई पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं कि जब किसी धातु ऑक्साइड को कार्बन से क्रिया कराते हैं तो धात्विक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो इसे अपचयन कहते हैं और हमें धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ इसका अपचयन कराते हैं, गर्म करते हैं तो हमें जिंक प्राप्त हो जाता है, धातु प्राप्त हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ते हैं तो एक और बात आता है जिसका नाम होता है प्रगलन। तो आप बता सकते हैं धातु ऑक्साइड को उच्च ताप पर अपचयित करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसमें धातु पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है तो उसे प्रगलन कहते हैं हम लोग। तो प्रगलन माने होता है कि जब हम लोग जो पदार्थ होता है उसको बहुत अधिक ताप पर गर्म कर देते हैं और गर्म करके गला देते हैं तो इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है संक्षारण वगैरह के बारे में, तो इस क्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। उसके बाद से कुछ और इसमें बातें, प्रगलन के बाद कुछ और बातें होती है जिसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए एक गालक भी आता है, गालक के बाद एक अम्लीय गालक भी आता है और एक क्षारीय गालक भी आता है। तो गालक में क्या होता है कि जब इसमें कोई क्रियाशील पदार्थ, बहुत अधिक क्रियाशील पदार्थ को हम लोग और उसके अंदर से अशुद्धियाँ का जो बाहर निकाल देते हैं तो उसी को हम लोग गाला कहते हैं। यह भी हम लोग चाहें तो बता सकते हैं। मिश्र धातु एक आता है तो बता सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गला करके मिला देते हैं तो उससे प्राप्त जो होता है उसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। यह भी आपसे पूछा जाता है तो बता सकते हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि अम्लीय गालक किसे कहते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि जब किसी धातु में अशुद्धियाँ क्षारीय हो तो उसका अलग करने के लिए अम्लीय गालक हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये एक क्षारीय गालक होता है, अशुद्धियाँ जब अम्लीय हो तो उसको अलग करने के लिए क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप बता सकते हैं।